राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। मेरे लिए तो जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर इस तरह की चीजें हम बर्दाश्त करें। We are making a film that will make this country proud. नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम मुद्दा लेकर आए हैं पैसों के लिए हमारे पुरखों के स्वाभिमान की नीलामी, बदनामी, चरित्र हरण कब तक सहन करेंगे और बॉलीवुड के द्वारा हिंदुस्तान में जो कल्चरल टेररिज्म जिसको हम सांस्कृतिक आतंकवाद कहते हैं उस आतंकवाद को हम कब तक झेलेंगे। मोदी जी के आने के बाद प्रत्यक्ष जो आतंकवाद और तलवारों, बंदूकों और बम धमाकों से किया जाता था उसमें तो कमी आई है, लेकिन इस सांस्कृतिक आतंकवाद की कमी लाना जरूरी है और उसके लिए जन जागरण और बिंदास बोलकर आवाज उठाना भी उतना ही जरूरी है। रिसेंटली आपको पता होगा जिसका पोस्टर हमने लगाया है पद्मावती के ऊपर, इतनी सारी बातें बाहर आ रही है, उसके बावजूद फिल्म बनाने वाले ना मुंह खोलने को तैयार है। जो शॉर्ट स्टोरी बाहर आई है उसके अनुसार तो पद्मावती का और आज तक का हम अतीत देखे बॉलीवुड का तो यही समझ में आता है कि पद्मावती का चरित्र हनन करने का ही प्रयास किया जा रहा है। फिर भी चुप्पी है देश में। आने वाले कुछ दिनों में फिल्म रिलीज हो जाएगी और हिंदुस्तान अभी भी शांत है। ये पद्मावती वो नाम है जिनके ऊपर अकेले बंगाली भाषा में 150 से ज्यादा नाटक है और 1000 से ज्यादा पुस्तक लिखे गई है। ये राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक रही, भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही पद्मावती है, जो आज का ही नहीं बल्कि पुराना भारत जिसको हम सांस्कृतिक भारत कहते हैं, ऐसे भारत में भी पद्मावती हजारों साल तक इस देश के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही। ऐसे ही महान आदर्शों पर बॉलीवुड क्यों अटैक करता है और कैसे सांस्कृतिक आतंकवाद के तहत हम हर बार चुप बैठ के इसका शिकार हो जाते हैं, मर भी जाते हैं पर पता नहीं चलता क्योंकि हम इसको सांस्कृतिक आतंकवाद मानने को तैयार नहीं है। आज के बिंदास बोल में इसी पर बात करनी है। पहले मुद्दे को देखते हैं। संजय लीला भंसाली को राजशाही भव्यताओं पर फिल्म बनाने का शौक है। भंसाली ने कई अच्छी फिल्में दी हैं, लेकिन अब भंसाली ने पैसों के लिए राजपूत रानियों का चरित्र हरण शुरू कर दिया है। जी हाँ, अब संजय लीला भंसाली पद्मावती फिल्म लेकर आ रहा है जो 31 दिसंबर को फिल्मी पर्दे पर आने वाली है। Because we've done everything correct, we're making a film that will make this country proud. And I'm sure all of you will come and say that to us. आज सिर्फ रानी पद्मिनी आप ही की नहीं, हमारी पूरी देश की है। फिल्म पद्मावती में ये बताने की कोशिशें हो रही हैं कि रानी पद्मावती आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी से मोहब्बत करती थी, जो सरासर इतिहास का उल्लंघन है। किसी संजय भंसाली हो या कोई भी हो, उसमें हिम्मत कि हिंदू धर्मगुरु, हिंदू के भगवान, हिंदू के वीरांगना, हिंदू के योद्धा, उनके ऊपर तो तरह तरह की टिप्पणी और फिल्म दिखा देते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के ऊपर दिखाने की हिम्मत है, कटाक्ष करने की। अब ये स्वीकार्य नहीं, बहुत हो गया। जिस रानी पद्मावती ने उस मुगल आक्रांता के अत्याचार से बचने के लिए जौहर कर लिया, उसे आप उसकी प्रेमिका कैसे कह सकते हैं? राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। ऐसे में राजस्थान के राजपूतों ने विरोध शुरू कर दिया। राणा रतन सिंह, महाराणा प्रताप, उन्हीं की पीढ़ियों का सदस्य हूँ। मेरे लिए तो डूब मरने वाली बात है। मेरे लिए तो जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर इस तरह की चीजें हम बर्दाश्त करें। राजपूतों की करनी सेना ने भंसाली की फिल्म की शूटिंग करने से भी रोकने का संदेश दिया, लेकिन भंसाली ने फिल्म को रोकने के बजाय राजपूत को ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। वहीं कई तथाकथित इतिहासकार भंसाली के पक्ष में खड़े हो गए। ऐसे में राजपूतों का गुस्सा होना लाजमी था, क्योंकि आप भारत की राजपूताना संस्कृति का चरित्र हरण कर रहे हैं। जो भी संजय लीला भंसाली को जाके जो भी एक जूता भी मारेगा तो राजपूत समाज द्वारा उसको 15,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पैसे के लिए भारत की संस्कृति विरासत को तहस नहस करने की साजिश हो रही है। वहीं सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म को लेकर चुप्पी साध रखी है, जबकि कुछ तथाकथित लोगों का मानना है कि जब फिल्म देखी ही नहीं तो उसका पहले से ही विरोध क्यों। ऐसे में कई सवाल हैं। फिल्म के रिलीज होने पर कोई साजिश को कैसे रोक सकता है?
अब लोग कहते हैं कि फिल्म को बनाने में करोड़ों रुपए लग गए हैं। फिल्म तो एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन फिल्म के जरिए आपने जो सांस्कृतिक आतंकवाद को फैला दिया है, उसकी अब भरपाई कैसे होगी? कैसे किसी के चरित्र हरण की कोई भरपाई कर सकता है? ऐसे में सुदर्शन न्यूज लोगों से सांस्कृतिक आतंकवाद का विरोध करने की अपील करता है। भारत के इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने वाले लोगों की आलोचना करता है। आप सब भी आगे आकर अपनी राय रख सकते हैं, बिंदास बोल में बेखौफ होकर। चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको 1 घंटे तक अगले बोलना है। स्क्रीन पर नंबर चल रहे, नंबर 2 प्रकार के चल रहे मित्रों। एक तो हमारे हैं जिस पर कॉल करके आप अपनी बात को कहेंगे, लेकिन अगर आपका फोन नहीं लगता है फिर भी हम कहेंगे कि स्क्रीन में हम दूसरे 2 नंबर चला रहे। एक नंबर है भंसाली प्रोडक्शन हाउस का जो फिल्म को ला रहे हैं, और दूसरा है इस देश के सेंसर बोर्ड का। सेंसर बोर्ड को पूछिए कि आखिर वो चुप्पी क्यों साधे हुए, क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, क्यों भ्रम की बात है, क्यों हमको बोलना पड़ रहा है। आपको ये 2 कॉल करने हैं, ये पूछने के लिए, ये जताने के लिए कि पद्मावती ऐसा मुद्दा नहीं जिसको आप कुछ भी करें और हिंदुस्तान चुप रहे। हमारे साथ इस वक्त अतिथि जुड़े हैं, उनके पास चलते। हमारे साथ इतिहासकार डॉक्टर हेमेंद्र राजपूत है, आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त पत्रकार भी है और राजपूत सेना का काम करते हैं, वो भी जुड़े। रोहतास सिंह जी है, आपका स्वागत है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से सुरेंद्र सिंह शेखावत है, करनी सेना की तरफ से, जिसने इसका शूटिंग रोका था। हमारे साथ फोन पर भी जुड़े रहेंगे नारायण राणा जी। और आप सब अब जहां से भी इस कार्यक्रम को मोबाइल पे, टीवी पे या कंप्यूटर पे देख रहे हैं, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं प्रतिक्रिया देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेमेंद्र जी से। हेमेंद्र जी, जो फिल्म में बताया गया है, दिखाया गया है कि पद्मिनी का और अलाउद्दीन खिलजी का जो लव अफेयर्स की बात कही गई है और दृश्य में दिखाया गया है, वो सरासर झूठा है एकदम। मैंने इतिहास अच्छी तरह से देखा है और नाटक में भी अभिनय किया है। चित्तौड़ का फूल पद्मिनी, हम कॉलेज टाइम में कई वर्षों तक इसका नाटक खेलते रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा किसी इतिहास में नहीं है कि महारानी पद्मिनी का प्रेम जो था रतन सेन जी से था। उनको कहीं कहीं इतिहास में रतन सिंह भी कहा, रावल रतन सिंह कहा गया है, कहीं रतन सेन भी कहा गया है। उनके साथ तो प्रेम हुआ, क्योंकि जो इतिहास में आता है, महारानी पद्मिनी एक तोता रखती थी, हीरामणि नाम का तोता था उनके पास। और रतन सेन के यहाँ एक कवि रहते थे, चेतन राघव नाम के कवि थे। तो रतन सेन को महारानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन जो किया गया है दरबार में, राघव के द्वारा किया गया है। तो उसके वर्णन के कारण से रतन सेन को उनको प्रेम हुआ है और एक स्वयंवर रचा गया गंधर्व सेन के द्वारा, जो पद्मिनी के पिताजी थे। उस स्वयंवर में राजा रतन सिंह ने मलखान सिंह को पराजित किया है युद्ध में, और पराजित करने के बाद तब रतन सेन का उसके साथ स्वयंवर हुआ और उनका विवाह हुआ दोनों का। ये कहीं भी उल्लेख किसी इतिहास में नहीं मिलता कि अलाउद्दीन खिलजी का वन साइड लव हो सकता है, कि वो उसकी सुंदरता पर मोहित होकर के उस पर आकर्षित हुए। लेकिन कहीं भी किसी प्रकार का ना संवाद है नाटकों के अंदर, ना इतिहास के अंदर कि पद्मिनी का उनके साथ कोई प्रेम था। बल्कि खिलजी का प्रेम अपने ही एक समलैंगिक साथी के ऊपर था, जिसको मलिक काफूर कहते थे। हाँ। इसका उल्लेख तो है, लेकिन इसके ऊपर नहीं बता रहे हैं कि वो समलैंगिक था और अपने एक आदमी से रिश्ते रखता था, जिसका उल्लेख किया गया तमाम जगह। फिल्म में नहीं दिखाया गया, फिल्म में वो दिखाया गया जो नहीं हुआ है। ये तोड़ मरोड़ कर पेश किया है सारा कुछ। सांस्कृतिक एक प्रकार का आतंक है हमारे ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर। शेखावत साहब, ये जो हिंदुओं के ऊपर एक स्पेशली टारगेट बना लिया गया है, ये जो चल रहा है रानी पद्मावती से लेके आप पीछे कहीं भी देख लीजिए, ये हो क्या रहा है इस हिंदुस्तान में, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। आज से 20 साल पहले आप किसी भी ठाकुर को किसी भी हीरो के सामने पेश कर देते थे, अमरीश पुरी के रूप में या आप प्रेम चोपड़ा के रूप में, और उसकी क्या दुर्दशा करते थे आप अंत में, फिल्म के अंत में उनके कुंवर सा और भंवर सा के रूप में आप हमारे सामने
गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर जैसे अभिनेताओं को प्रस्तुत करते थे, कॉलेजों के अंदर लोगों का, लड़कियों का चरित्र चरण हरण करते हुए उनको दिखाया जाता था। क्या ये था क्षत्रिय? ये था क्या? अरे क्षत्रिय क्या था? अगर वो जानना है तो इतिहास उठाकर देखिए भंसाली साहब। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है क्षत्रिय क्या था, आक्रमणकारी और सांस्कृतिक आतंकवाद इस देश में करना चाहते, उन्होंने इस देश के लीडरशिप को हमेशा निशाना बनाया। इस देश के पंडित जी को हमेशा भ्रष्ट दिखाया गया, ब्राह्मणों का चरित्र हनन किया गया। इस देश के क्षत्रिय को भी हमेशा लुटेरा और बलात्कारी दिखाया गया, क्योंकि यह समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस देश के व्यापारी को हमेशा चोर दिखाया गया। समाज के जो महत्वपूर्ण अंग थे, फिल्मों के द्वारा उनको हमेशा ही दिशा भ्रमित करके बताया गया। रोहताज सिंह जी। सुरेश भाई, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप हिंदुत्व को बचाए हुए हैं अपनी कलम के माध्यम से। मैं आपको बारंबार बधाई देता हूँ। और मैं राजपूतों के इतिहास के बारे में कहना चाहता हूँ। रातों की कहानी बहारों ने लिखी, फूलों की कहानी सितारों की रातों की कहानी फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। राजपूत नहीं किसी की कलम के गुलाम, राजपूतों की कहानी तो तलवारों ने लिखी। और मैं लेकिन उस तलवारों की कहानी को खिलजी जैसे नालायक आदमी से ऐसा मलिन किया जा रहा है, और हिंदुस्तान चुप है। इस देश के लिए ये डूब मरने की बात है, शर्म की बात है कि हमारे इतने महान आदर्शों पर हमले के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, सरकारें चुप है, सामाजिक संगठन चुप है, तमाम वो लोग चुप जो हमेशा छोटी छोटी बात पर आगे आकर बात करते, क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये पूछना चाहिए। और इसलिए हम आपको स्क्रीन पर सेंसर बोर्ड का भी नंबर चला रहे, जो मुंबई का नंबर है, और साथ साथ में यहाँ स्क्रॉल पर आप नीचे देख सकते हैं नंबर चल रहे हैं। इन नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात को उनके तक भी पहुंचा। हो सकता है कि संडे के रात के कारण ये फोन ना उठे, लेकिन दिन में इनको कॉल करिए और इन नंबरों को आप सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक फैलाइए और लोगों से करोड़ों कॉल वहां तक पहुंचाइए। अगर यहाँ कॉल से भी समाधान नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म आने में अभी 20 दिन का टाइम है, तो हम इस देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के नंबर भी टीवी पे चलाएंगे, लेकिन पद्मावती जी के चरित्र के ऊपर किसी प्रकार की कोई उंगली उठाने वाली फिल्म को हिंदुस्तान में रिलीज नहीं होने देंगे। हमारे साथ तमाम कॉलर भी जुड़े, उनके पास भी चलेंगे। आज हम कॉलर को भी बात करने का मौका देंगे। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जी, ये अरब का दलाल संजय लीला बंसाली और देशद्रोही रणवीर सिंह जो चीनी मोबाइल कंपनी वीवो से अरबों का विज्ञापन लेकर चीन को ताकतवर व सेना को मरवाने की साजिश में शामिल है, वो पद्मावती फिल्म में भी आतंकी भूमिका में रानी पद्मावती वीर सेनानी थी, उनका अपमान करता है। और सेंसर बोर्ड का दलाल अशोक पंडित और मीडिया के 90% एंकर संजय लीला बंसाली के अरबों के विज्ञापन में पेड न्यूज करके उनके विरोधियों को हिंदू तालिबानी गुंडा, हिंदू पंचायत विरोधी तथा और उनको बहुत सारे उनको बदनाम कर रहे हैं, ताकि फिल्म चले और उनके विरोधियों का मुंह बंद हो जाए। धन्यवाद। बिल्कुल, इस मुद्दे को एक ऐसी स्थिति पर लेके जाना होगा, हिंदुस्तान ने एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा और बताना होगा कि अब बस हो गया, अब समय बदल चुका है। अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि आज के पीढ़ी में रानी पद्मावती को पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, पुस्तकों से गायब कर दिया है। जिनके ऊपर अकेले बंगाली में 1000 से ज्यादा पुस्तक और 150 से ज्यादा नाटक है, ऐसे रानी को आखिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं बताया जाता? देखिए। भारतीय इतिहास के पन्नों में अत्यंत सुंदर और साहसी रानी पद्मावती का उल्लेख है। सुना एक दिन रत्न सेन ने, नारी एक बसे सिंहल में, कहते उसको पद्मावती, धरती पर जूं उतरी रती, और धरती पर जूं उतरी रती। रानी पद्मावती को रानी पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। रानी पद्मावती के पिता सिंघल प्रांत यानी श्रीलंका के राजा थे। उनका नाम गंधर्व सेन था और उनकी माता का नाम चंपावती था। पद्मावती बाल्यकाल से ही दिखने में अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। उनके माता पिता ने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया था। महाराज गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री पद्मावती के विवाह के लिए उनका स्वयंवर रचाया था, जिसमें भाग लेने के लिए भारत के अलग अलग हिंदू राज्यों के राजा महाराजा आए थे। गंधर्व सेन के राज दरबार में लगी राजा महाराजाओं की भीड़ में एक छोटे राज्य का पराक्रमी राजा मलखान सिंह भी आया था।
उसी स्वयंवर में राजा रावल रतन सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने मलखान सिंह को स्वयंवर में परास्त करके रानी पद्मिनी को अपना अधिकार सिद्ध किया और उनसे धूमधाम से विवाह रचा लिया। इस तरह राजा रावल रतन सिंह अपनी पत्नी रानी पद्मावती को स्वयंवर में जीतकर अपनी राजधानी चित्तौड़ वापस लौट गए। लेकिन यहीं से चित्तौड़ राज्य के खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। न्यायपालक राजा रावल रतन सिंह चित्तौड़ राज्य को बड़े कुशल तरीके से चला रहे थे। उनके शासन में वहां की प्रजा हर तरह से सुखी संपन्न थी। राजा रावल रतन सिंह रण कौशल और रणनीति में निपुण थे। उनका भव्य दरबार एक से बढ़कर एक महावीर योद्धाओं से भरा हुआ था। चित्तौड़ की सैन्य शक्ति और युद्ध कला दूर दूर तक मशहूर थी। चित्तौड़ राज्य में राघव चेतन नाम का संगीतकार बहुत प्रसिद्ध था। महाराज रावल रतन सिंह उन्हें बहुत मानते थे, इसलिए राज दरबार में राघव चेतन को विशेष स्थान दिया गया था। चित्तौड़ प्रजा और वहां के महाराज को उन दिनों यह बात मालूम नहीं थी कि राघव चेतन संगीत कला के अतिरिक्त जादू टूना भी जानता था। ऐसा कहा जाता है कि राघव चेतन अपनी इस आसुरी प्रतिभा का उपयोग शत्रु को परास्त करने और अपने कार्य सिद्ध करने में करता था। एक दिन राघव चेतन जब अपना कोई तांत्रिक कार्य कर रहा था, तब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया और राज दरबार में राजा रावल रतन सिंह के समक्ष पेश कर दिया गया। सभी साक्ष्य और फरियादी पक्ष की दलील सुनकर महाराजा ने चेतन राघव को दोषी पाया और तुरंत देश निकाला दे दिया। अपने अपमान और राज्य से निर्वासित किए जाने पर राघव चेतन बदला लेने पर आमादा हो गया। अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया था, वो था चित्तौड़ के महाराजा रावल रतन सिंह का संपूर्ण विनाश। अपने इसी उद्देश्य के साथ वो दिल्ली राज्य चला गया। वहां जाने का उसका मकसद दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को उकसाकर चित्तौड़ पर आक्रमण करवाकर अपना प्रतिशोध पूरा करने का था। 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था। उस दिनों में दिल्ली के बादशाह से मिलना इतना आसान कार्य नहीं था। कुछ दिन इंतजार करने के बाद आखिर उसे सब्र का फल मिल ही जाता है। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी अपने खास सुरक्षा कर्मी लड़ाकू दस्ते के साथ घने जंगल में शिकार खेलने पहुंचा है। वहीं अलाउद्दीन उसके कौशल से प्रभावित हुआ। तभी चालाक राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी से कहता है, आप मुझ जैसे साधारण कलाकार को अपने राज दरबार की शोभा बनाकर क्या पाएंगे? अगर हासिल ही करना है तो अन्य संपन्न राज्यों की ओर नजर दौड़ाइए, जहां एक से बढ़कर एक बेशकीमती नगीने मौजूद हैं और उन्हें जीतना और हासिल करना भी सहज है। अलाउद्दीन खिलजी तुरंत राघव चेतन को पहलिया बुझाने के बजाय साफ साफ अपनी बात बताने को कहा। तब चेतन चित्तौड़ राज्य की सैन्य शक्ति, चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा और वहां की संपदा से जुड़ा एक एक राज खोल देता है और राजा रावल रतन की धर्मपत्नी रानी पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य की बखान भी कर देता है। यह सब बातें जानकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ राज्य पर आक्रमण करके वहां की संपदा लूटने और वहां कब्जा करने और परम तेजस्वी रूप की अंबार रानी पद्मावती को हासिल करने का मन बना लेता है। तब तो एक खिलजी था और उस खिलजी के विरोध में कितने लोगों ने बलिदान दिया और अपनी इज्जत को बचाया। लेकिन आज जो चुप बैठेगा वो हर हिंदुस्तानी खिलजी होगा, ये ध्यान रखिए। हमारे साथ नारायण राणा जी है, इस वक्त जुड़े हैं राजपूत सेना की तरफ से। क्या कहना है राणा जी आपका? देखिए सुरेश जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मोहम्मद खिजली ने और के साथ में जिस तरीके से ये फिल्म बन रही है और इसमें दिखाया जा रहा है कि महारानी पद्मिनी जो है उनकी जो है चाहने वाली थी, ये बहुत ही गलत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। महारानी पद्मिनी तो चित्तौड़गढ़ के किले में थी, वो कैसे उनकी प्रेमिका हो सकती है? और अगर इस तरीके से उनका प्रेजेंटेशन हो रहा है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे देश में इसके लिए आंदोलन करेंगे और इस फिल्म को नहीं चलने देंगे। इस वक्त हिंदुस्तान का एक भी मीडिया हाउस इस फिल्म के खिलाफ बोल नहीं रहा है राणा जी। हम बोल रहे हैं ना, हम खड़े होंगे। हम महाराणा प्रताप के वंशज, हम खड़े होंगे। महारानी पद्मिनी के हम लोग समर्थक है और परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। महारानी पद्मिनी ने जब 36,000 छत्राणियों के साथ में जौहर किया, उस समय की वेदना लोगों को समझ में नहीं आती अभी तक कि एक साथ 36,000 छत्राणियां जौहर के कुंड में कूद रही है। क्यों कूदी है? बिल्कुल। अभी क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की, कैसा विरोध होगा? हमने तो इसको बताया अभी जाकर के जयपुर वगैरह में हम लोग गए थे, वहां पे
इसके पूरे स्टेज को हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको डैमेज किया। और अभी भी नहीं संभलेंगे तो हमारे युवा जो है, हमारे युवा संगठन बहुत ही नाराज है, उसमें है, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हेमेंद्र राजपूत और तमाम करनी सेना से लेके तमाम लोग जुड़े हैं, कई कॉलर भी जुड़े हैं। हेमेंद्र जी, आखिर पद्मावती जी के बारे में बातें समाज में क्यों नहीं बताई जाती? पाठ्यक्रम में नहीं आया ये, कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की एक कहानी तो संक्षेप में आई, लेकिन उस कहानी में भी कहीं इस प्रकार का लव अफेयर्स नहीं है किसी प्रकार का भी। इस चीज को हमको मूल रूप से देखना होगा। राजस्थान का इतिहास लिखने वाले राजस्थानी लोग हैं मूल रूप से। मैंने अपने घर का इतिहास, जो घर का सदस्य है वो ज्यादा अच्छी तरह से जानता है, बाहर का व्यक्ति नहीं जानता। नहीं, बात राजस्थान की नहीं है केवल, और बात केवल राजपूतों की नहीं है। पद्मावती तो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करती है। वही मैं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की है वो। अपने एक प्रकार के जो इतिहास के अंदर आया है वो इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि इतिहास जब लिखा गया उस समय इतिहास की परिषद पर और फिल्म सेंसर बोर्ड पर कब्जा जो था वामपंथियों का था, और वामपंथी जो थे वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को यहां लागू कर रहे थे पूरी तरह से। कांग्रेस ने उनको पूरी तरह से सह दी हुई थी। तो 19 सेंसर बोर्ड में भी मैं उसका 2 साल सदस्य रहा हूं। अभी पिछले साल सदस्यता मेरी खत्म हुई है सेंसर बोर्ड की। उसके एक्ट में जो जिस प्रकार लिखा हुआ है, इस सरकार को चाहिए कि वो एक्ट पूरी तरह से बदले। उसमें एक्ट के अंदर ही इतनी खामियां हैं जो 1956 की लिखी हुई है, 1967 की लिखी हुई खामियां हैं, उसको बदलना चाहिए पूरी तरह से। लेकिन ये सरकार अभी तक फिल्म सेंसर बोर्ड के जो एक्ट बने हैं उस एक्ट को बदल नहीं पाई। बिल्कुल, लेकिन केवल अध्यक्षों को बदल के नहीं चलेगा, पूरी व्यवस्था बदलनी जरूरी है। हाँ। ये एक ऐसी तोहफ है जिसमें फिल्म नाम का गोला डालकर हिंदुस्तान के संस्कृति पर उसको ठोका जाता है। इस सांस्कृतिक आक्रमण के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर बोलना जरूरी है। हम बंदूकों और तोपों और गोलों के खिलाफ तो बहुत बोलते हैं, सेना हमने खड़े करके रखी है, कई लाख की सेना, कई लाख की पुलिसिंग है। करोड़ों की इस देश को बचाने के लिए जैसे पुलिस जरूरी है, सेना जरूरी है, पैरामिलिट्री जरूरी है, वैसा ही संरक्षण हमको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से भी चाहिए। और इसके लिए सुदर्शन छोड़ के कोई नहीं है जो ऐसे आतंकवादी आक्रमण के खिलाफ खुलेआम बोलता है। हमें भी लालच दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों को भी और पैनल को, सुदर्शन के पास बकायदा रिलीज ऑर्डर आई। जब ये फिल्म के प्रोमो हिंदुस्तान में बाकी फिल्म चैनलों पर चालू हुए तो हमको भी कहा गया कि आपको भी करोड़ों रुपए का बिजनेस देंगे, आप पद्मावती का प्रमोशन करिए। हमने कहा कि हम खरबों रुपए देंगे तो भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम इसको बिजनेस नहीं मानते, ये अपने लोगों की दलाली है। और उससे भी बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के साथ बेईमानी है। शेखावत जी, आखिर ऐसी बेईमानी करने वाले लोगों को नंगा करने का टाइम आया है। आप लोग केवल विरोध के नाम पर विरोध करेंगे या किसी निर्णायक स्थिति में आंदोलन को लेके जाएंगे? बिल्कुल निर्णायक स्थिति में आंदोलन करने के मूड में आज भारत का युवा आ चुका है। हिंदू युवा हो चाहे राजपूत युवा हो, हम एक निर्णायक अलग मत करिए, हिंदू राजपूत अलग नहीं करिए। हिंदू राजपूत एक ही है। रानी पद्मावती कोई राजपूत या छत्राणी नहीं थी, हिंदुओं की लाज थी, हमारी शक्ति रूप थी। मैं कहना चाहता हूं आज इस बंसाली को, बंसाली प्रोडक्शन और सारे बॉलीवुड को, आज तो आप अलाउद्दीन खिलजी के साथ रोमांस दिखाना चाह रहे हैं हमारी माता पद्मावती का, कल को आप रावण के साथ सीता मैया का दिखाते देंगे। हम कैसे बर्दाश्त कर ले आपकी इन चीजों को? कहां तक बर्दाश्त करेंगे? आपकी हिम्मत है तो आप पैगंबर पर एक फिल्म बना के दिखा दीजिए मुझे, और उसमें अपनी अश्लीलता का नंगा नाच दिखाइए। आपको अपनी अकबर का मीना बाजार दिखाएं, अकबर का मीना बाजार दिखाएं जरा। हरम में जो अकबर रखता था, शाहजहां रखता था, खुली चुनौती है आप लोगों, महिलाओं को अपहरण करके मीना बाजार में रखता था, हरम में रखता था। उन चीजों को दिखाइए, उन पर फिल्म को नहीं बनाते। वो नहीं दिखाएंगे साहब ये, क्योंकि उससे पैसे की कमाई नहीं होगी। पहले भी आपको कहा ना कि अलाउद्दीन के तो संबंध अपने ही उसके अंदर आने वाले लोगों से थे। काफूर का नाम उल्लेख आया है, उसके ऊपर लिखा गया है। और कुछ लोगों ने तो महिलाएं रखी थी, इसने तो लड़के रखे हुए थे। इतना ये हवसी था। इस तरह के हवसी व्यक्ति को अगर हमारी माँ के साथ इस तरह का चरित्र दिखाया गया तो भारत का युवा शांत नहीं बैठेगा। मैं आज बताना चाह रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, ये आक्रोशित आंदोलन नहीं है, मरने कटने को तैयार है हिंदू युवा आज। और बता देना चाहते हैं, आज हमें मुंबई में जाना पड़े या समस्त भारत के सिनेमाघरों के मालिकों को खुली चेतावनी है, आप अपने खुद की जिम्मेदारी पे ये फिल्म का चित्रण कर रहे हैं, आप चलाएंगे, इसमें फिर आप मत कहिएगा कि हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। खुली चुनौती है साहब, आप जो करना चाहते हैं कर लीजिएगा। बिल्कुल।
राणा जी, इस पूरे प्रकरण में बड़ा अच्छा इन्होंने मुद्दा बताया कि देश भर के थिएटर मालिकों को भी आह्वान करना चाहिए। तो सुरेश जी, मैं बताना राणा चाहता जी, हूँ। राणा जी, बिल्कुल चौहान साहब, हम लोग सब इन लोगों के साथ में हैं और खास करके करणी सेना और युवा लोग बहुत ही ज्यादा आक्रोशित है। और इसका परिणाम, अगर इस फिल्म को गलत तरीके से फिल्माया गया, महारानी पद्मिनी के चरित्र के वो ठीक तरीके से नहीं उजागर किया गया, तो इसका जबरदस्त आंदोलन होगा और इसका पूरे देश में सारे लोग विरोध करेंगे। बिल्कुल। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये चित्तौड़ के ऊपर कैसे खिलजी ने हमला किया था, देखिए। राघव चितन की बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ ही दिनों में चित्तौड़ राज्य पर आक्रमण करने का मन बना लिया और अपनी एक विशाल सेना चित्तौड़ राज्य की ओर रवाना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना चित्तौड़ तक पहुंच तो गई, पर चित्तौड़ किले की अवैध सुरक्षा देखकर अलाउद्दीन खिलजी की पूरी सेना स्तब्ध हो गई। उन्होंने वही किले के आसपास अपने पड़ाव डाल लिए और चित्तौड़ राज्य के किले की सुरक्षा भेदने का उपाय ढूंढने लगे। ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी राजा रावल रत्न सिंह को कपट भरा संदेश भेजता है। वो कहता है, हम रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान सुनकर उनके दीदार करने के लिए दिल्ली से यहाँ तक आए हैं और अब एक बार रूप सुंदरी रानी पद्मावती को दूर से देखने का अवसर चाहते हैं। सुल्तान कभी ना देखी रे, सुल्तान कभी ना देखी, तुमने पद्मावती सरी की है सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ तक कहा कि वो रानी पद्मावती को अपनी बहन समान मानते हैं और वो सिर्फ उसे दूर से नजर देखने की तमन्ना रखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की इस अजीब मांग को राजपूत मर्यादा के विरुद्ध बताकर राजा रावल रत्न सिंह ने ठुकरा दिया। फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को बहन समान बताया था, इसलिए उस समय एक रास्ता निकाला गया। पर्दे के पीछे रानी पद्मावती सीढ़ियों के पास से गुजरेगी और सामने एक विशाल कायल शीशा रख दिया जाएगा, जिसमें रानी पद्मावती का प्रतिबिंब अलाउद्दीन खिलजी देख सकते हैं। इस तरह राजपूताना मर्यादा भी भंग न होगी और अलाउद्दीन खिलजी की बात भी रह जाएगी। अब अलाउद्दीन खिलजी यहीं पर धोखा देता है। शर्त अनुसार चित्तौड़ के महाराजा ने अलाउद्दीन खिलजी को आईने में रानी पद्मावती का प्रतिबिंब दिखला दिया और फिर अलाउद्दीन खिलजी को खिला पिलाकर पूरी मेहमान नवाजी के साथ चित्तौड़ किले के 7 दरवाजे पार कराकर उसकी सेना के पास छोड़ने खुद गए। परस परस का ऐसा टोना, धरती स्वर्ग हुए सब सोना, लगा कि देखा सूरज दोपहर, अंधियारा छाया पलकों पर। इसी अवसर का लाभ लेकर कपटी अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रावल रत्न सिंह को बंदी बना लिया। अब धोखेबाज संदेश भिजवाता है कि अगर महाराज रावल रत्न सिंह को जीवित देखना है तो रानी पद्मावती को फौरन अलाउद्दीन खिलजी की खिदमत किले के बाहर भेज दिया जाए। ऐसे शैतानों का महिमा मंडन। और हम ये पुरानी फिल्म का शॉट था हेमेंद्र जी, इस फिल्म में हमने देखा है कि विलन रोल जो करते थे उसको विलन बनाया गया है। मतलब जो फिल्मों में, बाकी फिल्मों में भी विलन का रोल करने वाले व्यक्ति को ही विलन दिखाया गया, इस फिल्म में हीरो का रोल करने वाले व्यक्ति को खिलजी का रोल दिया है। जो हीरो का रोल करते हैं वो उसको विलेन का रोल दिया है। लेकिन वस्तुस्थिति में तो अभिनय है, किसी को भी दे सकते हैं रोल। नहीं, इसका मतलब है कि ये प्रस्तावित करना चाहते हैं, खिलजी का महिमा मंडन हो रहा है। महिमा मंडप करने के लिए वो सब किया है। लेकिन ये सब एक प्रकार का मनगढ़ंत और जबरदस्ती का एक सांस्कृतिक आतंकवाद ही मैं इसको कहूंगा। उन्होंने राजस्थान के लेखकों का लिखा हुआ इतिहास नहीं पढ़ा, ना उसको पढ़ करके बनाया है। ये एक चोट पहुंचाने वाली हिंदू समाज को किस तरह से चोट दी जा सकती है, ये काम भांसाली ने किया है इस फिल्म को बना करके। बिल्कुल। इसके साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जय हिंद जवान जी, बोलिए। मैं सूर्य ग्राम इब्राहिमपुर से बोल रहा हूँ, थाना हुलासगंज, जिला जहानाबाद, बिहार से। हाँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं उस धरती से हूँ, खौलत खून रहल रस रस में देख के गुलामी, तो जवानी पकल मोछाओं पे आल बूढ़ा कुंवर के। बिल्कुल। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ
कि हिंदू धर्म के प्रति इतना नफरत इस समाज में कहां से उत्पन्न हो गया? जो बिल्कुल, ये धन्यवाद। इसका कारण है कि हमारी चुप्पी सबसे बड़ा कारण है। मित्रों, छोटा सा तेल, गरम तेल की बूंद अगर किसी शरीर पर, उंगली पर पड़ जाए तो हमें कितना दुख होता है, कितनी जलन होती है। क्या कल्पना कर सकते हैं? खोलते हुए तेल में जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपनी इज्जत बचाने के लिए, इस देश की इज्जत के लिए हजारों महिलाओं ने, नारियों ने प्राणों की आहुति दी, लेकिन इज्जत नहीं दी। पद्मावती तो अपने आप को समाप्त कर इस देश की इज्जत बचा पाई है, लेकिन मैं आज के समाज को पूछ रहा हूं, इस देश की इज्जत पद्मावती के रूप में बचाने के लिए आप क्या बलिदान देने के लिए तैयार है? यह सवाल इतिहास आपको पूछेगा अगर आज आप चुप रहेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, नमस्ते, जय हिंद। बोलिए। मैं पूना से सुधीराम आशस्तीय परदेसी बात कर रहा हूँ। हाँ। हमने ये संजय लीला बंसाली के खिलाफ पूना में बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा है। हाँ। अगर इसमें सीधे तरीके से माना तो ठीक है, नहीं तो इसके बारे में हम हमारा निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को देके आए हैं। सभी हिंदुओं के लिए एक हिंदुओं का अपमान है, एक संपूर्ण महिला जाति का अपमान किया है। और इसके पहले भी ये संजय लीला बंसाली ने ही जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी ऐसे कुछ फिल्म बना के हिंदुओं का पूरा अपमान किया है। ये हिंदुओं का अपमान करने का इसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्या पाकिस्तान से? क्या उसे दाऊद? बिल्कुल, ये पेट्रो डॉलर का परिणाम है और इसी का परिणाम है कि हिंदुस्तान में तमाम बड़े बड़े जो वीर है, मैं आपके पास रोहतास जी के पास जाऊंगा। रोहतास जी, जिस पेशवे की बात होती है, जिस बाजीराव ने 20 सालों तक बेड़ पर पीठ नहीं लगाई, जो व्यक्ति 20 साल घोड़े पर सोता था, जिसने 20 साल की उम्र में 41 लड़ाई जीती, एक भी नहीं हारी, उस व्यक्ति के शौर्य के बजाय, उसको शौर्य और बलिदान देते हुए, लड़ते हुए दिखाने के बजाय उसको मस्तानी के बाहों में आहा भरते दिखाया गया। तब समाज चुप रहा। यही कारण है कि अगला निशाना अब पद्मावती आई है। सुरेश जी, हमारे जो तथाकथित इतिहासकार हैं और तथाकथित फिल्मकार हैं, हमारे राजपूतों के इतिहास को धूमिल करने में लगे हुए हैं। माँ पद्मावती ने जौहर केवल इसलिए किया ताकि मरने के बाद भी खिलजी उसकी शरीर पर हाथ न फेर सके। बिल्कुल, उसने इसीलिए 16,000 रानियां के साथ जौहर किया। और वो इतनी जो सतीत्व था उनके अंदर, वरना वो आत्महत्या भी कर सकती थी, लेकिन इसीलिए आत्महत्या नहीं की, अपना शरीर भी नहीं छोड़ा उन्होंने पीछे उसके, ताकि वो दुष्ट आक्रमणकारी उसमें हाथ न फेर सके, संतुष्ट न हो सके। अब पीछे जो वामपंथी इतिहासकार हैं, हमारे इतिहास को मिटाने पर लगे हुए हैं। पीछे अभी एनसीईआरटी किताबों में कुछ साल पहले कांग्रेस सरकार में उन्होंने महाराणा प्रताप को, पृथ्वीराज को, वीर शिवाजी को छोटा सा लड़ाकू बता दिया। हमने वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, किताबें फूकी एनसीईआरटी की। मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी थे उस समय, कांग्रेस ने भी हमारे इतिहास को। जी, इस देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू लिखता है शिवाजी लुटेरा था। लुटेरा नहीं, किताबों में जोड़ दिया था, पाठ्यक्रम में सर, पाठ्यक्रम में जोड़ दिया था। हमने जंतर मंतर किताबें फूकी, प्रदर्शन किए, तब जाके वो एनसीईआरटी किताबें रुकी, वरना आज हमें यही पढ़ाया जाता महाराणा प्रताप लुटेरा था, वो डकैत के हिसाब से तो भगत सिंह भी क्रांतिकारी नहीं, आतंकवादी था। नहीं, वो बता दिया उन्होंने, भगत सिंह को बताते हैं, वो भी कह रहे हैं। बात कर रहे हैं राहुल गांधी, इस मुद्दे पर क्यों मुंह नहीं खोल रहे हैं, ये भी उनको पूछना चाहिए। रानी पद्मावती ने खिलजी के उस आक्रमण के दौरान भी और इतने बड़े षड्यंत्र के बीच भी कैसा शौर्य दिखाया, देखिए। चित्तौड़ राज्य के महाराजा को अलाउद्दीन खिलजी की गिरफ्त से सकुशल मुक्त कराने के लिए पद्मावती, राजपूत सेनापति गौरा और बादल से मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना के तहत किले के बाहर मौजूद अलाउद्दीन खिलजी तक यह पैगाम भेजना था कि रानी पद्मावती समर्पण के लिए तैयार है और पालकी में बैठकर किले के बाहर आने को राजी है। और फिर पालकी में रानी पद्मावती और उसकी सैकड़ों दासियों की जगह नारी भेष में लड़ाके योद्धा भेजकर बाहर मौजूद दिल्ली की सेना पर आक्रमण कर दिया जाए। और इसी अफरा तफरी में राजा रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की कैद से मुक्त करा दिया जाए। जब चित्तौड़ किले के दरवाजे एक के बाद एक खुले, तब अंदर से एक की जगह सैकड़ों पालकियां बाहर आने लगी। जब ये पूछा गया कि इतनी सारी पालकियां क्यों साथ हैं, तब अलाउद्दीन खिलजी को यह उत्तर दिया गया कि यह सब रानी पद्मावती के खास दासियों का काफिला है जो हमेशा उनके साथ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती पर इतना मोहित था कि उसने इस बात की पड़ताल करना भी जरूरी नहीं समझा कि सभी पालकियों को रुकवा कर ये देखे कि उसमें वाकई में दासियां भी हैं या नहीं।
और इस तरह चित्तौड़ का एक पूरा लड़ाकू दास्ता नारी भेष के लेके बाहर आ पहुंचा। कुछ ही देर में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती की पालकी अलग करवा दी और पर्दा हटाकर उनका दीदार करना चाहा तो उसमें से राजपूत सेनापति गौरा निकले और उन्होंने आक्रमण कर दिया। उसी वक्त चित्तौड़ सिपाहियों ने भी हमला कर दिया और वहां मचा अफरी तफरी में बादल ने राजा रावल रतन सिंह को बंधक मुक्त करा लिया और उन्हें अलाउद्दीन खिलजी के अस्तबल से चुराए हुए घोड़े पर बैठाकर सुरक्षित चित्तौड़ किले के अंदर पहुंचा दिया। और इस पूरे षड्यंत्र से इतना मोटा पैसा भंसाली ने कमाने का तय किया है कि दुनिया के तमाम देशों में एक साथ इस फिल्म को लॉन्च किया जा रहा है, भारत के इज्जत को नीलाम किया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि इस फिल्म के प्रमोशन के करोड़ों रुपए के खोके चैनलों के दफ्तर में पहुंच चुके हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो सर, मैं रमेश सोनी बोल रहा हूँ। क्या कहना है आपको? मुझे ये कहना है सर, ये संजय लीला भंसाली ने जो फिल्म बनाई है, ये नारी शक्ति के अस्तित्व पे, अस्मिता पे सवाल उठाया है। एक भारतीय होने के नाते मैं पूरे देश से, पूरे भारतीय से अपील करूंगा कि इस फिल्म का विरोध हो। बिल्कुल। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। क्या कहना है आपको? मुझे कहना है ये संजय लीला भंसाली ने क्या कर रखा है, ये राजपूत समाज को सड़कों पर उतर विरोध करेगा। और मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ। मुझे कहना है, मैं फिर बताता हूं कि ये मुद्दा केवल राजपूत समाज का नहीं है, ये मुद्दा केवल क्षत्रिय समाज का नहीं है, ये मुद्दा केवल महिलाओं का भी नहीं है, ये मुद्दा हिंदुस्तान की अस्मिता का है। ये पद्मावती ने तो अपने आप को तबाह करके, अपने आप को पूरी आहुति देके हिंदुस्तान की लाश को बचाया था। अब हम उस लाश को बचाने के लिए क्या करते हैं? मुद्दा इसका है। और ये मुद्दा इसलिए किसी जाति के साथ जोड़ने के बजाय पूरे हिंदुस्तान के अस्मिता, श्रद्धा और लाश के साथ जोड़ने की जरूरत है। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, क्या कहेंगे? सुरेश जी। हाँ सुरेश जी बोलते रहिए। हाँ सुरेश जी। हाँ सुरेश जी, जय हिंद। मैं डॉक्टर बहादुर बोल रहा हूँ जबलपुर से। हाँ। मेरे को ये लगता है कि ये अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है, ये सब क्यों नहीं बंद करा सकते हैं? ये सब चीज के ऊपर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का पूरा अधिकार होना चाहिए। इतने सारे पिक्चर उटपटांग दिखाते रहते हैं, कुछ भी अपने पैसा कमाने के लिए ये सब करते रहते हैं। ये अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के ऊपर पूरा दायित्व होना चाहिए इसको ठीक ठाक करने के लिए। अपना पूरा संस्कृति पूरा बिगाड़ रहे हैं लोग। बिल्कुल। इस कार्यक्रम के द्वारा मैं देश की प्रसारण कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी जी को आह्वान करता हूं कि आप इस देश के लोगों के जनमानस के भाव को समझे। एक राष्ट्रवादी विचारों की मंत्री होने का और कार्यकर्ता होने की बात हमेशा कहती है। सेंसर बोर्ड कोई हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कराए, इसकी गारंटी क्या सरकार और आप लेगी और इसको लेकर जल्दी से जल्दी समाज और देश के सामने आएगी। क्योंकि इस वक्त तो यही लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण में जो बॉलीवुड के द्वारा सांस्कृतिक आतंकवाद का षड्यंत्र रचा जाता है वही होने जा रहा है। मैं प्रसारण राज्य मंत्री जो राठौड़ जी है, उनको राज्यवर्धन राठौड़ जी को भी आह्वान करता हूं, राजस्थान से आते हैं। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं इसको राज्य के साथ नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन ये दोनों लोग एक संवेदनशील नेता के तौर पर, युवा नेताओं के तौर पर लोग इनको जानता है। इस पद्मावती जी के मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए गति के साथ काम करें। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ जय सर। बोलिए सर। ये जो फिल्म के बारे में चल रहा है, हाँ, ये तो साले जिसके ब्लड में मुसलमानों का ब्लड है वही ये फिल्म निकाल रहे हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए इसको मुसलमान हिंदू भी कहने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों ने भी इसका विरोध करना चाहिए। ये उनकी पुरखी थी जो बाद में बने, उनके पूर्वज के तौर पर देखना चाहिए। पद्मावती जिनकी क्या इस देश का मुसलमान अपने आप को खिलजी का वंशज तो नहीं मानता ना? खिलजी जैसे आक्रमणकारी, अत्याचारी और समलैंगिक व्यक्ति के साथ नाता जोड़ने से अच्छा है कि अपने आप को खत्म करके इस देश की लाज को बचाने वाली पद्मावती के साथ अपना रिश्ता जोड़े। अगले कॉलर, जय हिंद। मैं जोधपुर से नंदकिशोर आशोका बोल रहा हूँ। बोलिए। ये हमारे देश में पता नहीं क्या हो रहा है, ये मुगलों को महिमा मंडित किया जा रहा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी हम
हिंदू धर्म संस्कृति के खिलाफ ही बोलते रहते हैं हमेशा। बिल्कुल, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने बताया, धन्यवाद। कि इस देश के कोर्ट तमाम 100 मोटो एक्शन लेते हैं, जो बातें उन तक एप्लीकेशन के द्वारा नहीं जाती, वो खुद होके भी उसमें इंटरेस्ट लेके पब्लिक के हित में हम काम करते ऐसा जब दिखाते हैं, तो क्या रानी पद्मावती के बारे में संवेदनशील शिक्षा दिखाना इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को एक आदर्श प्रस्तावित करने के लिए क्या हर्ज है? ये करके दिखाएं। और इस देश के तमाम पदों पर बैठे हुए लोग, मैं फिर कह रहा हूं कि ये केवल फिल्म नहीं है, ये केवल एक मनोरंजन और एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक ये टेररिस्ट अटैक है, ये कल्चरल टेररिज्म का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, और इसलिए इसके खिलाफ बोलना जरूरी है। हम आपको बता दें कि रानी पद्मावती ने जौहर कैसे क्यों किया था। तेरे मन में करुणा है, प्यार है। ऐसा माना जाता है कि रानी को अपनी सेना की हार की झूठी खबर मिली। कहा जाता है कि रानी के सैनिक गलती से दूसरे झंडे को उठाकर लाए भी न देखे। इससे रानी को लगा कि उनकी सेना युद्ध में हार गई। चित्तौड़ सेना के समाप्त हो जाने की सूचना पाने के बाद रानी पद्मावती जान चुकी थी कि अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले में दाखिल होते ही चित्तौड़ के आम नागरिक, पुरुष और बच्चों को मौत के घाट उतार देगी और औरतों को गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार करेगी। इसलिए राजपूताना रीति अनुसार वहां की सभी महिलाओं ने जौहर करने का फैसला लिया। जौहर की रीति निभाने के लिए नगर के बीच एक बड़ा सा अग्निकुंड बनाया गया और रानी पद्मावती और अन्य महिलाओं ने एक के बाद एक उस धधकती चिता में कूदकर अपने प्राणों की बलि दे दी। तुझे देवी कह के बुलाएगा। जैसे ही चित्तौड़ के सैनिक वापस आए, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इसलिए इतिहास में राजा रावल रतन सिंह, रानी और पद्मावती, सेनापति गौरव बादल का नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है और चित्तौड़ की सेना, वहां के आम नागरिक भी सम्मान के साथ याद किए जाते हैं, जिन्होंने अपनी जन्मभूमि की रक्षा के खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया। तेरे मन में करुणा है, प्यार। अगर इसमें दिखाना ही कुछ था तो ये दिखाना चाहिए था कि मात्र 1000 लोगों ने कैसे इतनी बड़ी 10,000 की सेना को परास्त किया था। उस शौर्य को दिखाना था, उस पूरी जानकारी को दिखाना था, बल्कि 1 लाख की सेना को परास्त किया था। इस 1 लाख के सेना के खिलाफ लड़ने वाले राजपूतों के शूरवीरों की गाथा बताई जाती, फिल्म दिखाई जाती, निकाली जाती, तो इस देश के वीरों में, इस देश के बच्चों में, युवाओं में खून उनका तेज प्रेरणा लेता, तेजी से खोलता और कोई शौर्य उनके चरित्र में निर्माण होता। लेकिन वो दिखाने के बजाय एक फड़तूस, नालायक और ऐसे समलैंगिक खिलजी को हीरो बनाकर दिखाया जा रहा है, जिसका कि इस देश में बहिष्कार होना चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ बोलिए, क्या कहना है? सूरज जी, मैं एम के पटेल चेन्नई से बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे राजवेंद्र सिंह अपना राठौड़ जी है, उनसे सवाल करना है कि वो आखिर क्या कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्यों ये सेंसर बोर्ड को ये कहते नहीं है कि ऐसी फिल्मों पर बैन लगाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी, मेरा ये कहना है जी, फिल्म का हमें बहिष्कार करना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि सरकार से हमारा ये गुजारिश है कि इस फिल्म को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। धन्यवाद। जब बात बहिष्कार की तब हो, बहिष्कार तो करना ही है, लेकिन फिल्म आए क्यों? आखिर इस देश के इतने बड़े संख्या में लोग जब खड़े होंगे तो फिल्म आएगी कैसे? बहिष्कार नहीं, इसका बैन होना चाहिए। राणा जी, क्या राणा जी? चलिए, हेमेंद्र राजपूत जी, क्यों हम बहिष्कार की बात करें? यह फिल्म आनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, पूरी तरह से बैन लगना चाहिए फिल्म पर। और आपने एक कार्यक्रम अशोका होटल में रखा था, मैंने अपने माननीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ जी से प्रश्न भी किया था, उनसे व्यक्तिगत भी कहा था कि जो एक्ट है, मैंने सारे एक्ट पढ़े हुए हैं फिल्म सेंसर बोर्ड के, इन एक्ट को क्यों नहीं बदलते आप? संसद के अंदर कानून क्यों नहीं लाते? फिर स्मृति ईरानी जी को भी मेरा आपके टीवी माध्यम से कहना है कि वो संसद में कानून लाए। ये एक्ट ऐसे नहीं बदले जा सकते जब तक कानून नहीं पास होगा। वहां पर संसद में कानून लाया जाए, पास कराया जाए, और इस सारे पुराने जितने भी फिल्म सेंसर बोर्ड के जो एक्ट बने हैं उनको बदला जाए और नए एक्ट बनाए जाए, जो हमारे भारतीय सांस्कृतिक
संस्कृति के हिसाब के भी हों। हम पर बार बार भारतीयता पर, हिंदू समाज पर फिल्मों के माध्यम से जो आक्रमण हो रहा है एक प्रकार का, वो आक्रमण रुकना चाहिए। वो आक्रमण तभी रुकेगा जब हम सेंसर बोर्ड के नियमों को, एक्ट्स को बदलेंगे। ऐसा मेरा आपके टीवी के माध्यम से कहना है। बिल्कुल सुरेश जी, हाँ, अभी जो फिल्म तो हम चलने ही नहीं देंगे, चाहे हमें पर्दे फाड़ने पड़े, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, 1 दिसंबर को आने वाली फिल्मों को चलने ही नहीं देंगे। मैंने अभी जैन मुनि सूर्य महाराज जी का जो प्रवचन सुना, उन्होंने हिंदुओं को जागृति करने के लिए कहा है, ये लीला भंसाली भाण है, कच्छ से भागा हुआ है, ये वांटिड है कच्छ का, और इन्होंने जो हिंदुओं के अस्मिता से खिलवाड़ कर रहा है, हम इसकी, हमारी माँ बहनों की अस्मिता से खिलवाड़ कर रहा है, हम इसकी मूवी को चलने नहीं देंगे। और हम जो भी, चाहे कुछ भी, किसी भी जगह जाना पड़ो, अब हिंदू जाग चुका है पूरे भारत का, राजपूत ही नहीं, ये हिंदू की अस्मिता का सवाल है। हम हर हालत में कुछ भी, किसी तरह फिल्म को चलने नहीं देंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं सच्चा कलमकार हूं, संजय दर्पण तुम्हें दिखाता हूं, जौहर पद्मावती का बताता हूं, सुंदर रूप देख रानी का बैर लिया था खिलजी ने, चित्तौड़ दुर्ग का कोना कोना घेर लिया था खिलजी ने, मांस नौचते गिद्धा से लड़ते शाकाहारी थे, मुट्ठी भर राजपूत थे, लाखों मुगलों पर भारी थे, राजपूतों की देख वीरता कायर खिलजी कांप उठा, बॉलीवुड के भांड है, बॉलीवुड में भांड भरे हैं, नियत सबकी काली है, राजपूती इतिहास को बदल रहे भांड संजय भंसाली है। चलिए, बिल्कुल आप शेखावत जी, बिल्कुल। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे हिंदू भाइयों, ये एक जागृति का समय है। इस समय आप नहीं जागे तो ये एक अंतिम पथ होगा, अंतिम निर्णय होगा। हमारे साथ जो ये सांस्कृतिक आतंकवाद की जो एक हरकत की जा रही है, इसके लिए कहना चाह रहा हूं कि वो माँ जगदम्बा भवानी हमें ऊपर से देख रही है, वो पद्मावती ऊपर से देख रही है कि हालत हिंदुओं की देखो, माँ थरियास उड़ा ढड़कावे, हालत देख देख के रोवे, कोई तो लाज बचावन आवे, कि राणा सा कोई आवे, कोई राठौड़ बन के आवे, माने लाल चुनर ओढ़ावे, फिर से केसरिया लहरावे रे, जागो जागो रे सुरवीरो जागो, रणबंका रणवीरो जागो, छोड़ बिछोड़ा ने जागो, कब तक सोते रहोगे? इस तरह आपकी अस्मिताओं से, आपकी मां बहनों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, आप सोते रहेंगे। उठ जाइए, मैदान में आइए, आप सबके सामने, चाहे पहली गोली सुरेंद्र सिंह सामी खाने के लिए तैयार है, लेकिन सड़कों पे उतरेंगे। और इन थिएटर मालिकों को खुली चेतावनी फिर से दे रहा हूं कि इस अस्मिता के खिलवाड़ के साथ जो आप कर रहे हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आक्रोश में भाषा गैर कानूनी हो सकती है, लेकिन ये कौन सा कानून है जो इस देश की इज्जत के साथ खेलने वाले लोगों को फिल्में बनाकर कानून का संरक्षण देता है? ऐसे कानून का विरोध किया जाएगा, क्योंकि कानून ऐसे चोरों और सांस्कृतिक आक्रमणकारियों की रक्षा करने के बजाय इस देश की रक्षा, इस देश की लाज रखने की बात करने के लिए बनना चाहिए। और इसके लिए इसके खिलाफ बोलने की, आवाज उठाने की जरूरत है। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया हम तक पहुंच रही है। आज इतना बड़ा रिस्पांस है कि शायद जो चुनिंदा बिंदास बोल होते हैं, उसमें से आज का बिंदास बोल है। हमारे तमाम टेलीफोन लाइनें फुल है इस वक्त, हमारे सोशल मीडिया से लेके तमाम जगह पर व्यूअरशिप इतनी बड़ी पैमाने पर जुड़ी है। मैं उन सबको आह्वान करता हूं, मित्रों, ये कार्यक्रम आपको देखने के लिए नहीं था, दिखाने के लिए नहीं था, आपको जगाने के लिए है। जगकर शांत बैठने के लिए नहीं, दूसरे को जगाने के लिए। आज के कार्यक्रम ने अगर आपके अंदर का दीपक जलाया होगा तो आपको मशाल जलाने का काम करना है, और हमको इस देश में इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बुलंद करके सांस्कृतिक आक्रमण को, आतंकवाद को पराजित करना है। बिंदास बोल एक पर हम नहीं रुकेंगे। हम रानी पद्मावती की इस फिल्म को रोकने के लिए या इसमें से गलत सीन को काटने तक लगातार आपके सामने और कई एपिसोड लेकर आएंगे। मैं हल्दी घाटी में भी जाऊंगा, वहां पर भी बिंदास बोल करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं संजय लीला भंसाली के घर के सामने से बिंदास बोल करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। मेरे लिए तो जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर इस तरह की चीजें हम बर्दाश्त करें। We are making a film that will make this country proud.